नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रायपुर की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर जनसंपर्क और संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा में 24 घंटे का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आम जनता, प्रबुद्ध जनों और युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर संगठन को दिशा देने का काम करेंगे। हमारे संगठन के स्तर पर तय हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे सभी प्रमुख लोग एक एक विधानसभा में जाएंगे, जिसको जहाँ की जिम्मेदारी मिली है पूरा 24 घंटे का उनका वहाँ प्रवास रहेगा। उसमें एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है, सभी से मिलने का है, संवाद का कार्यक्रम है, अनेक वर्ग के लोगों से संपर्क अभियान है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, कोर कमेटियां हैं, वो सभी काम जो संगठनात्मक स्तर पर तय किए गए वो सब करेंगे। खटीमा के बगहा चौवन में आयोजित 12 साल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत, उज्ज्वला हर घर, स्वच्छ भारत और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून लागू किए गए और 33,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 12 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और भीमताल विधायक राम सिंह केरा ने प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्री ने पीएम मोदी को देश के विकास का मजबूत नेतृत्वकर्ता बताया है। नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में मोदी जी का अवतार हुआ है और मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके पुष्कर धामी जी और मोदी जी लगातार गांव-गांव और वार्ड स्तर तक समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल का कार्यकाल हुआ है, वो देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे कुंदन लटवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। ढोल नगारे और फूल मालाओं के साथ हुए स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान लटवाल ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मान देकर अपनी कार्यकर्ता आधारित संस्कृति को मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अल्मोड़ा को अपने सरकार में सम्मिलित होने का अवसर दिया। साथ ही जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अल्मोड़ा की जनता ने जो संदेश दिया है बहुत ही उत्साहजनक है और पूरे प्रदेश के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जनता आगे बढ़ रही है और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम फिर से तीसरी बार 2/3 सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक है हमारे युवा कल्याण के विभाग का सवाल है, निश्चित रूप से मैं उसमें पढ़ करके उसका अध्ययन कर करके आने वाले दिनों में बहुत सारे। कृषि मंत्री और रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा और मानसून की तैयारियों को लेकर बैठक की है। उन्होंने यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पीने के पानी, बिजली और शटल सेवा जैसी सुविधाओं की जानकारी ली है। मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही बारिश के मौसम में किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव की सभी तैयारियां पहले से पूरी रखने के निर्देश दिए हैं।
आज यात्रा हमारी पीक पर है। मौसम खराब होने के बावजूद एवरेज 20,000 यात्री केदारनाथ आ रहा है और आज सुबह तक 12,15,000 से अधिक यात्री यहाँ पर आ चुके हैं। ये इस बात का प्रतीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर उनसे मुलाकात की है। लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरियों की चर्चा के बीच इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि बीजेपी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और मुख्यमंत्री धामी के साथ उनके पारिवारिक एवं आत्मीय संबंध है और उन्होंने कहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। मुझे बिल्कुल 15 मिनट पहले मुझे पता लगा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे आवास पे एक निजी कार्यक्रम के तहत आ गए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रही बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने की, तो हमारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी पहले भी 2 बार 3 बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, पहले भी आए हैं। डेवलपमेंट की बात है तो आप डेवलपमेंट किस क्षेत्र की बात करना चाह रहे हैं? आप डेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है जो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस हल्द्वानी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदय ने पंचम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और कार्यक्रम के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने उत्तराखंड और विशेषकर कुमाऊं के विकास में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदय जनहित विकास और सौहार्दपूर्ण राजनीति की मिसाल हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। हर व्यक्ति श्रद्धा के साथ, और चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, सबको आमंत्रित हम लोग करते हुए सब प्यार से सद्भाव से आते भी। हल्द्वानी की राजनीति का स्वरूप भी रहा है। चाहे पंडित नरेंद्र तिवारी जी की बात करी जाए, चाहे स्वर्गवासी सिंह माता जी की बात करी जाए, उन लोगों ने संबंध लोगों से ऐसे बनाए कि हर व्यक्ति सम्मान पूर्वक और सौहार्द पूर्वक यहाँ पे राजनीति करने की एक परंपरा जो है उसे ज्वलंत करता है। तो इसलिए वही परंपरा है। 5 साल हुए, समय बलवान है और ऐसे भागता है, पता भी नहीं लगता है। ऐसा ही लगता है कि कल ही वो दिन था। तो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। वो एक राजनीतिक योद्धा थी। उत्तर प्रदेश से लेकर उनका सफर उत्तराखंड तक रहा और बड़ा सराहनीय रहा। विकास की पुजारी थी। हर वर्ग उनसे जुड़ा हुआ था, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे संस्थाएं हो, शिक्षक संस्थाओं से लेकर जितनी थी वो सब हासिल करती। वो इंदिरा हृदय से सबको सीखने को मिलता था। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा उनसे, संसदीय परंपराओं में बहुत कुछ सीखा है। मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। श्रीमती इंदिरा हृदय क्षेत्र की नहीं, पूरे प्रदेश की बहुत वरिष्ठ नेता थी। समाज के कामों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जहां विपक्ष का आपस के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी हमारा एक भाई बहन का जैसा प्यार था, बड़ा आत्मीय प्यार था। मैं जब वो मंत्री थी तो मैं उनके यहाँ कई बार यहाँ होटल पे आके भी उनसे काम करा के लिए, जबकि आज की राजनीति में ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं उनके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नेतृत्व करता चीफ प्रतिनिधि और उनकी नेतृत्व क्षमता को हर कोई जानता है और मुझे उनके संग कार्य करने का लंबा अवसर रहा। अच्छा तालमेल रहा। शहर के विकास में उनके साथ मुझे कदम से कदम चलकर काम करने का अवसर मिला। और हम प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, और वो एक वरिष्ठ प्रतिनिधि थी। मैं उनका हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ और उनके साथ कार्य करने का अवसर के कारण में मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी को एज ए पत्रकार जब भी हमने कवर किया, चाहे विधानसभा में हो, यहाँ हो, एज ए नेता प्रतिपक्ष उनको देखा। कांग्रेस उनकी 2 खासियत जो मैं उनसे तब भी कहता था कि उनको जो संवैधानिक ज्ञान था और दूसरा जो उनका अपना एक व्यक्तित्व था, संविधान का हो चाहे पार्लियामेंट्री, मतलब जो अपने विधानसभा के अंदर हाउस चलाने का जो उनका ज्ञान था, वो चीजें जो वो उसके माध्यम से वो पूरे देश में जानी गई और आयरन लेडी ऑफ उत्तराखंड में उनको कहा गया। और मैंने उनके कई इंटरव्यूज किए, उनको नजदीक से जाना, तो मुझे पता चला
कि हमारे उत्तराखंड में एक ऐसी कांग्रेस की नेत्री, भले ही मैं हो, लेकिन एक ऐसी नेत्री है जिनको जितना विधायी ज्ञान था, जितना संवैधानिक ज्ञान था और जितना एज ए वित्त मंत्री रहते हैं उन्होंने कार्य किए। श्रीमती इंदिरा हृदय से एक कर्मठ, मेहनती, लगनशील, दूरदर्शी, हर प्रकार से मेरा कहना चाहिए परिपक्व एक नेता होता है। परिपक्वता जिसमें होती है वो इंदिरा हृदय जी में थी। उन्होंने इस हल्द्वानी, अगर मैं हल्द्वानी की बात इसलिए कह रहा हूं कि हल्द्वानी में उनका, जहां पर मैं ये बातें रख रहा हूं, ये सौरभ होटल है और आज यहाँ पर सैकड़ों लोग। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस अभियान को चुनावी तैयारियां करार देते हुए सवाल उठाए, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। वहीं भाजपा का कहना है कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलाती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप जो है प्रचार में ही झोंक करके रखते हैं। उसके बाद भी अगर जनसंपर्क अभियान भाजपा सन 47 के बाद से 2014 तक बहुत लंबी अवधि तक कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सहयोगी सरकारें रही, लेकिन ना तो कभी सरकारों ने जनता के द्वार पर जाकर उनका दुख सुख पूछा और ना ही अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में जाके उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक चर्चा ही की, क्योंकि उनके पास कहने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह विष्ट ने कहा कि नेहरू का व्यक्तित्व और देश के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के लिहाज से तुलना की जा सकती है, लेकिन व्यक्तित्व और योगदान के मामले में नरेंद्र मोदी नेहरू के आसपास भी नहीं है। विष्ट ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियों से जनता परेशान है, जबकि नेहरू ने देश को मजबूत नींव रखी थी। देखिए, नेहरू जी का व्यक्तित्व जितना बड़ा था, उनकी पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है। उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक एकता के लिए बिना भेदभाव के शासन किया और इस देश की आजादी में भी नेहरू जी का अतुलनीय योगदान रहा है, वो पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। देश की आजादी के लिए लगभग 11 साल उन्होंने देश के कारागारों में काटे हैं। नेहरू जी से अगर मोदी जी की तुलना हो रही है तो निश्चित तौर पर जो है जनता भी जानती है कि। देहरादून में प्रेस क्लब के स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने चक्राता विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई विकास कार्य केवल कागजों में ही दर्शाए गए हैं, जबकि मौके पर उनके प्रमाण नहीं मिले हैं। वहीं बॉबी पवार ने फर्जी बिल, जियो टैगिंग ने अनियमितताएं और भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी किया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चक्राता विधानसभा में, जो विधायक निधि की जो बंदर बांट हुई है, जो अनियमितताएं उसमें हुई है, ये उसको लेकर थी और उसमें तमाम प्रकार की अनियमितताएं हुई है। वहाँ पर जो विधायक निधि जो बांटी गई है, कहाँ पर निर्माण हुए हैं उसके फोटो नहीं है, जहाँ पर फोटो है वहाँ पर वास्तविक जगह के फोटो नहीं है जहाँ पर निर्माण होना था। और इसके अलावा जो उसमें बिल लगे हुए हैं, जो बिल्डर्स हैं वो उनके बिल जो लगे हुए हैं बिना जीएसटी के बिल लगे हुए हैं, फर्जी बिल लगे हुए हैं, कई तो फर्जी जीएसटी नंबर चढ़ाकर बिल लगे हुए हैं। 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सैनिक की भूमिका एक बार फिर चर्चा में रही है। क्षेत्र में पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिकों और उनके परिजनों की संख्या 37,000 से अधिक बताई जा रही है। पहले तो पूरा उत्तराखंड एक सैन्य बहुल्य क्षेत्र है और कोटद्वार उसमें, विशेषकर कोटद्वार उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से
37,262 पूर्व सैनिक और उनके आश्रित रहते हैं। इसमें तीनों सेनाएं, अर्धसैनिक बल और सब है इसमें मिला। देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जागरूकता रथों को रवाना किया। ये रथ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को अभियान की जानकारी देंगे। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और BLOs जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है तो उनको लगातार हम लोग मदद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए पौड़ी पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। एडिशनल SP मनोज ठाकुर ने बताया है कि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी और जैमर की व्यवस्था की गई है। जनपद में बनाए गए 26 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराना है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितताएं ना हो। बनाए गए यूपी से और इसमें हर एक सेंटर पे 3-3 हमारे जो कर्मचारी हैं SI रैंक, एडिशनल SI और कांस्टेबल रैंक के रहेंगे। साथ में LIV की भी चेकिंग फिस्किंग की जाएगी। हर एक सेंटर पे आयोग द्वारा कैमरे भी AI पावर्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं और उससे पहले जो है हमारे आज जैसे हरिद्वार के भगवानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। SSP नवदीप सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। जो खेलपुर रोड से संदिग्ध पकड़े गए थे कुलदीप सैनी, कुलदीप कुमार और मुनव्वर और इनकी कस्टडी से टोटल 12 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक एक्यूज है जिसके ऊपर ऑलरेडी 11 मुकदमे हैं और एक एक्यूज है जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। तो पहले से ये इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो 12 इन पर मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। इनके हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि रेस्टोरेंट हमको जैसे ही सूचना मिली है आग लगने की कि MVPG कॉलेज के पास में आग लगी है तो तत्काल प्रभाव से हमारे वाहन जो है वहां से रवाना हुआ और मौके पर पहुंच के बिल्कुल जो भी इनके अग्निशमन विभाग के मानक हैं किसी भी NOC को जारी करने के, जारी करते समय भी उनको इसका ध्यान देना चाहिए। और अगर पूर्व में NOC जारी हुई है वो अल्मोड़ा में द्वारा हाट में एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार कार में सवार बैंक कर्मचारी गोचर से हल्द्वानी जा रहे थे, तभी रास्ते में कार अचानक बंद हो गई। जांच करने के पर इंजन से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। लालकुआं में तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में तैनात वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम अपनी सख्त कार्यशैली और वन तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। करीब 30 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की गई है और कई तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, नवंबर 22 में मैं यहाँ तैनात हुआ था और नवंबर 22 से अगर मैं अपना कार्य की गुणगान करूँ तो मेरे द्वारा इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जो खैर तस्करी हो रही थी उस पर लगाम लगाई गई है। थराली सुना, पैनगढ़ और मोटर मार्ग पर प्रमाणित नदी में 2023 की आपदा में पुल बह जाने के बाद ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। भूमि और मुआवजा विवाद के कारण वैली ब्रिज निर्माण कार्य रुका हुआ था। ये थराली से और पैनगढ़ की जो मोटर मार्ग था उस पर हमारा प्राणमती में एक वैली ब्रिज था और ये पिछले 13 तारीख अगस्त 2023 को ये बह गया था।
और तब से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर करूँगा आपका चयन। आप एक विगत 4 सालों से जिस पुल की इंतजारी थी, जिस पुल के लिए हमारे 500,000 संख्या के लोग 4 ग्राम सभाओं के लोग इंतजार कर रहे थे, उस हर चीज़ का संजोग होता है। ये पुल ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सॉर्ट आउट हुआ है, तो ये विधायक जी के सौजन्य से हुआ है। उन्होंने हमसे कई बार बात करी इस संदर्भ में, क्योंकि हम तो सड़क के लिए हमने पहले भी मना नहीं किया था, हम नीचे सड़क देने को तैयार थे, लेकिन पता नहीं किसी गलती की वजह से ये सड़क जबरदस्ती ऊपर से आ रही थी। तो हमने फिर कई बार विधायक जी से वार्तालाप करी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को सॉर्ट आउट करवाऊंगा। तो आज उन्हीं के द्वारा जो है कि ये मामला सुलझ पाया है। मानसून और चारधाम यात्रा के पीक सीजन को देखते हुए परिवहन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं चारधाम मार्ग पर विशेष वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। दृष्टिगत हमारी जो चेक पोस्ट हैं वो तो अभी भी अपनी स्थापित की गई हैं, और वो इसी उद्देश्य से भी हैं कि यात्रा काल में वो यात्रा वाहनों के संबंध में चेकिंग करती हैं, और आपदा के समय या फिर एक्सेसिव रेन के टाइम पर अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हमारी चेक पोस्ट के द्वारा भी प्रसारित की जाती है, और वहाँ से भी हम वाहन स्वामियों को इस संबंध में आगे के लिए एक तरह से सूचित कर देते हैं, और कई बार अगर आगे नहीं भेजना है तो हमारी चेक पोस्ट से भी वापस भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी चारधाम मार्ग है वहाँ उन रूट्स पर हमने पहले से ही अपने एनफोर्समेंट स्क्वाड भी तैनात किए हुए हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।